डियर स्टूडेंट्स, सेकंड सेम हिस्ट्री लेसन 6 वीडियो 3 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अलाउद्दीन के साम्राज्य का विस्तार कैसा था, कहाँ कहाँ उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में और मंगोलों के प्रति विस्तार की नीति उसने कैसे अपनाई, कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, चाहे उसके लिए मलिक काफूर सहायक रहा हो, किसी प्रकार की उसने नीति अपनाई, वो सारा हमने देखा। मैप का क्वेश्चन भी हमने देखा। इस वीडियो में हम अलाउद्दीन के राजनीतिक व प्रशासनिक सुधार व उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रशासनिक सुधार व उपलब्धियां। असैनिक क्षेत्र, हम पहले असैनिक क्षेत्र है राजनीतिक व प्रशासनिक। असैनिक क्षेत्र में भी उसने कई तरह के काम किए, उसने विशेष सफलता पाई। इसमें प्रशासन को सुदृढ़ किया, प्रशासन को पुनर्गठन किया, तो पुनर्गठन में कोई पक्षपात नहीं। राजनीतिक पहलू, जो मुख्य पहलू हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, उल्लेखनीय पहलू रहे। तो अमीरों पर कठोर नियंत्रण किया, सबसे पहला काम था अमीरों पर कठोर नियंत्रण के कठोर उपाय उसने किए। क्या थे वो कठोर उपाय, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बलबन की भांति भय को आधार बनाया, बलबन की भांति भय को आधार बनाया। उसके शासनकाल के शुरुआती वर्षों में ही 2 विद्रोह हुए। एक उसके भतीजे अकत खां ने किया, इन्हें तो सख्ती से दबाया ही, साथ में दबा दिया गया इनको। साथ में कुछ और नियंत्रण के उपाय किए। वो क्या थे? संपत्ति जब्त। जो भी इस प्रकार के विद्रोह करते थे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। कैसे कि विद्रोह क्यों होते हैं, उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, विद्रोह क्यों होते हैं। इस क्वेश्चन का उसने उत्तर ढूंढा तो उसने पाया कि आर्थिक स्थिति अगर इनकी मजबूत होगी इसीलिए कूदते हैं। महाभारत में भी एक वर्णन आता है कि चूहा जो है एक जगह सन्यासी बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर एक चूहा आता है और वो कूदता है और वो बहुत ज़्यादा ऊंचा कूदता है, और वो जो कूदने की वजह जो है उस जगह पर सोना गड़ा होता है, और वो कूद कर जो है जो सन्यासी बैठे होते हैं उनकी पोटली तक, जो खूंटी पे टंगी होती है, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो उनमें से एक सन्यासी ऐसा निष्कर्ष निकालता है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर दबा हुआ है। तो कई बार जो धन दौलत है वो आदमी को दिक्कत करती है, तो इनकी सारी संपत्ति छीन ली जाती थी जो विद्रोह करते थे, और जिनका विद्रोह करने का खतरा था उनकी भी छीन ली। जासूस बिठा दिए गए कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए। अब उन्हें रोटी की चिंता थी कि पेट कैसे पले, तो विद्रोह की कैसे सोचेंगे, सोच ही नहीं पाते थे। तो ये एक तरीका है शराबबंदी। जब ये शराब पीते थे तो उसने पाया कि ये जड़ है, सभी समस्याओं की जड़ है शराब, और उसने शराब पीना, बनाना, बेचना सब पर रोक लगा दी। रस्सियों से बांधकर, जो कानून का पालन न करने वाले पर रस्सियों से बांधकर कुओं में डाल दिया जाता था। आर्थिक हानि जरूर हुई, आज की सरकारें तो नहीं कर रही हैं, लेकिन इसको कड़ाई से लागू करने से कई इसकी समस्याओं का हल हो गया। सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध। सुल्तान ने सरदारों, अमीर वर्ग के, अधिकारियों के आपसी बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई कार्यक्रम वो नहीं कर सकते थे इस प्रकार का, क्योंकि कारण क्या था, वो वहाँ पर षड्यंत्र की बातें करते थे इन मीटिंग्स में। तो ऐसा कोई कार्यक्रम करेंगे
तो सुल्तान की आज्ञा अनिवार्य कर दी गई। मतलब पहले अनुमति लेनी पड़ेगी ऐसा कोई कार्यक्रम करने से पहले। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था हमने प्लबन के बारे में भी पढ़ा था कि ये इतनी सफल हुई, खूब सफल हुई है। ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा दावा करता था वो कि विभिन्न परिवारों में जो भी झगड़े हैं अंदरूनी, विभिन्न परिवारों के जो झगड़े हैं, अंदरूनी झगड़े हैं, उनकी रिपोर्ट भी उसके पास थी, वो रिपोर्ट दे सकता था, ऐसा उसने दावा किया। तो कतराया करते थे, तो लोग आपस में कतराया करते थे, सरदार बातचीत करने में संबंधियों से भी। तो गुप्तचर व्यवस्था से जुड़े लोग अपनी रिपोर्टों के बारे में डरा करते थे। प्रशासन में गैर तुर्कों की नियुक्तियां, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था, बैलेंस हुआ इससे। योग्यता के आधार पर उसने नियुक्तियां की, न कि वंश या परिवार के आधार पर। योग्य गैर तुर्कों को न केवल नियुक्त किया गया, पदोन्नति के अवसर भी दिए गए। जफर खां ऐसा उदाहरण है, जफर खां और नुसरत खां दोनों अग्रणीय सेनापति जो थे भारतीय मूल के थे। इसी प्रकार मलिक काफूर भी तुर्क नहीं था। जो कि एक बड़ा सेनापति था दक्षिण का, तो मैन वही काम देखता था। हिंदू अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया। मलिक नायब नामक एक हिंदू उच्च अधिकारी था सेना में। मंगोलों के विरुद्ध एक अभियान में बहुत सारे मुस्लिम अधिकारी उसके अधीन थे, यूसुफ मलिक नायब के। तो कुल मिलाकर प्रशासन में गैर तुर्कों की नियुक्ति भी इसने की। तो ये थे राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार। इससे समाज में योग्यता का बोलबाला हुआ और कुछ शक्तियां जो विद्रोही जो तुर्क थे वो विद्रोह करते रहते थे, वो भी बैलेंस हो गए भारतीयों के कारण से, गैर तुर्कों के आने के कारण से। अब है राज्य व धर्म। काफी राज्य और धर्म के जो संबंध थे काफी नाजुक रहे थे शुरू से ही, लेकिन इसने कुछ अलग नीति अपनाई, अलग तरह की नीति थी। इस्लाम के धर्म आचार्य चाहते थे कि सुल्तान शरीयत के नियमों के अनुसार, यानी जो इस्लाम के जो कानून है के अनुसार सारा शासन चलाए, के अनुसार राज्य संचालन करे। जबकि सुल्तान ऐसा संभव नहीं मानते थे। भारत की जो परिस्थितियां थी, सुल्तान संभव नहीं मानता था ऐसा करना। यही नीति जलालुद्दीन खिलजी की भी थी। समय समय पर अपने अधिकारियों को वो निर्देश देता था अलाउद्दीन खिलजी, धर्म व प्रशासन को अलग अलग माने। किसी भी योग्यता को, किसी भी काम को योग्यता के आधार पर दिया जाए, न कि धर्म के आधार पर। उसके सलाहकारों ने बताया कि उसकी नीति कुरान के अनुरूप नहीं है, उसे दोजख जाना होगा। दोजख मतलब नरक जाना पड़ेगा। तो उसे कहा कि मुझे दोजख या जन्नत की चिंता नहीं है, मैं राज्य के हित व आपातकाल के अनुरूप ही फैसले लेता हूँ। राज्य के हित के अनुरूप फैसले। उसने स्पष्ट किया कि राज्य व प्रशासन विषय शरीयत के नियमों से अलग हैं। काजी व मुफ्ती अदालतों में न्याय का काम करें, अन्य मामलों में हस्तक्षेप न करेंगे। एक बहुत बड़ा इसका कार्य था
बहुत बड़े कार्यों में आता है। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधारों के बारे में वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पढ़ देते हैं। इन आर्थिक सुधारों के कारण से इसको अर्थशास्त्री भी कहा जाता है, कि एक प्रकार से अर्थशास्त्री था। उसने महंगाई पर रोक लगाकर शहरी लोगों को क्या दिया, सस्ती रोटी व अन्य वस्तुएं भी जो सस्ती इसने उपलब्ध करवाई। अमीरों को लूटा तो गरीबों को लाभ हुआ इसका। गरीबों को इसका लाभ भी पहुंचा। उसने आवश्यक वस्तुओं को सस्ता करके जनता को प्रसन्न किया। दूसरी ओर अलाउद्दीन ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कठोर लगान नीति अपनाई। लगान 1.5 गुना कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। किसान के पास घरों में अनाज जरूरत से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। लगान अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाए। वे बीच में लाभ नहीं कमा सकते थे। तो इस प्रकार जो कदमों को उठाकर, इस प्रकार के कदमों को उठाकर उसने क्या किया, सामान्य वेतन पर, कम वेतन पर कह सकते हैं हम, कम वेतन पर बड़ी सेना रखने में वो सफल हो जाता है। कुल मिलाकर वो एक सफल शासक था। सैनिक योग्यता और आर्थिक सुधारों के बल पर या अन्य सुधारों के बल पर उसकी जो उपलब्धियां हैं वो ज़्यादा रही, लेकिन स्थायी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन स्थायी नहीं रही वो। चलो इन चीज़ों के बारे में हम कभी विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आर्थिक सुधारों की डिटेल में पढ़ना जरूरी है। कई बार जो क्वेश्चन है आपका, बड़ा जो क्वेश्चन है वो केवल आर्थिक सुधारों के बारे में आ जाता है, तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो ये अपने बेसिक जो पढ़ा था वही था। बिचौलियों पर सख्ती कर दी, व्यापारियों पर सख्ती कर दी, बाजार सुधार कहा जाता है। ये सारे उसने कम वेतन पर एक विशाल सेना तैयार की। फरिश्ता के अनुसार उसकी सेना में 4,75,000 सुसज्जित वर्दीधारी घुड़सवार थे। एक घुड़सवार का वेतन 234 टंका प्रति वर्ष था। यदि किसी सैनिक के पास 2 घोड़े थे तो उसे अतिरिक्त सैनिक के लिए 78 टंका का अतिरिक्त वेतन मिलता था। ये कुछ आंकड़े हैं, आप देख लेना। विभिन्न बाजार। तो आर्थिक सुधारों का विस्तृत वर्णन जियाउद्दीन बर्नी ने दिया है। किन्होंने दिया? जियाउद्दीन बर्नी। नोट कर ले नाम आप। जियाउद्दीन बर्नी ने वर्णन किया। क्या वर्णन किया आर्थिक सुधारों में? उन्होंने दिल्ली में 3 राजधानी थी दिल्ली में 3 अलग अलग बाजार थे। 3 अलग अलग बाजार। पहला जो था वो था खाद्यान्नों के लिए, खाद्यान्न, जिसको गल्ला बाजार या मंडी कहा जाता था। नोट कर लें, 2 अंक में आ सकता है ये सारे क्वेश्चन अब 2 नंबर वाले बीच में काम के आएंगे। इसमें निश्चित मूल्य पर गेहूं, जौ, चना, चावल आदि बिकते थे। गेहूं, चना, जो ये सब बिकता था निश्चित मूल्य पर। दूसरा जो था, सेकंड जो बाजार था आपका, वो था सेकंड कपड़ा तथा कीमती वस्तुएं। कीमती में क्या क्या आएगा आपका? घी, मेवे और तेल। ये वस्तुएं मुख्यतः विदेशों तथा अधीनस्थ राज्यों से आती थी। कहाँ से आती थी? विदेशों या अधीनस्थ राज्यों से ये आती थी। इस बाजार को सराय अदल कहा जाता था। सराय ए अदल यानी नायक स्थान। दिल्ली में बदायूं दरवाजे के पास एक बड़े मैदान का निर्माण किया था। सभी दूर का व्यापार करने वाले व्यापारियों को निर्देश था कि वे सस्ती और महंगी प्रत्येक वस्तु सराय अदल में लेकर आए। कहा जाता है कि 1 टंके से लेकर 10,000 टंके तक की मूल्य की वस्तुएं इस बाजार में बिकती थी, पहुंचती थी।
मुख्य तौर पर राज्य से सहायता प्राप्त वस्तुओं का बाजार था। राज्य से सब्सिडी एक प्रकार से मिलती थी, सहायता प्राप्त वस्तुओं का बाजार था। व्यापारियों को विशेष सहायता दी जाती थी। मुल्तानी व्यापारियों को 20 लाख टंका अग्रिम राशि दी गई थी इस काम के लिए, ताकि वे कीमती सौंदर्य वस्तुओं को दिल्ली में नियमित तौर पर ला सके। थर्ड जो बाजार था आपका वो था घोड़े, दास, मवेशी, मवेशी मतलब पशु, किस्म नस्ल योग्यता के अनुरूप, किस्म नस्ल योग्यता के अनुरूप इनका मूल्य तय किया जाता था। दलालों पर सख्त नियंत्रण सरकार का था। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है वस्तुओं के निश्चित दाम। अगला जो बिंदु है आर्थिक सुधार में, वस्तुओं के दाम जो है निश्चित कर दिए तीनों बाजारों में। जो वस्तुएं बिक्री थी, अभी हमने तीनों बाजारों के बारे में पढ़ा, इनके जो सूची बनाई गई, इनकी एक सूची बनाई। सूची में कुछ चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं, बाकी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहें तो किताब से पढ़ सकते हैं। गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन, जीतल मुद्रा है और प्रति का निशानी लगा दिया हमने, प्रति मन। मन में 40 किलो होते हैं ऐसे तो। चीनी 7.5 सेर, सेर मतलब किलो होता था। चावल 5 जीतल प्रति मन। चना भी जो है 5 जीतल प्रति मन। इस तरह से जो है चीज़ों के भाव तय कर दिए गए थे। आधुनिक काल के बाट व मुद्रा में इन कीमतों का सही हिसाब लगाना संभव नहीं, फिर भी एक निष्कर्ष के अनुसार एक टंके में 98 सेर चना, 98 किलो चना आ जाता था, चावल आ जाते थे। 88 सेर गेहूं खरीदी जा सकती थी। 28 सेर के बराबर था उस समय जो था मन, 28 सेर एक मन के बराबर था। अच्छी नस्ल का घोड़ा जो है वो 100 से 120 टंका में मिलता था, जबकि दूसरी श्रेणी के घोड़े कम में मिलते थे। तो ये अलग अलग वस्तुओं के दाम थे। एक साधारण घर में काम करने वाली दासी जो थी वो 4 से 5 टंका में मिल जाती थी, और अत्यंत सुंदर जो दासी थी वो 1000 से 2000 टंका भी उसका मूल्य हो जाता था। तो जो सुंदर दासी है उनको बड़े अमीर ही खरीदते थे। कपड़े की भाव सूची देखते हैं अगर हम, तो ये ज़्यादा सस्ता नहीं था। चादर की कीमत 10 जीतल बताई गई है, जबकि 5 जीतल में एक मना चना आता था। 20 गज अच्छी श्रेणी का एक लट्ठा एक टंके में आता था। तो ये हमने देखा वस्तुओं के कुछ दाम इन्होंने निश्चित कर रखे थे। कुछ सुधार रह गए हैं, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो थोड़ा हम इसको ध्यान से देख लें तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक सुधारों का। इसको मैं आपके असाइनमेंट में भी रखने वाला हूँ।